हेलो एंड वेलकम टू लॉ सेज। क्या आप जानते हैं कैश फॉर जॉब्स ये स्कैम इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। चाहे वो 1995 और 2014 के रेलवे रिक्रूटमेंट स्कैम हो या फिर 2012 और 2015 के बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम। ऐसे ही दो केस हाल ही में भी सामने आए हैं। पहला है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम और दूसरा है तमिलनाडु कैश फॉर जॉब स्कैम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम की। इस किस्से की शुरुआत तब होती है जब वेस्ट बंगाल एसएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। एग्जाम्स कंडक्ट करने तक तो सब कुछ बिल्कुल सही था, पर हैरान करने वाली सिचुएशन तब बनती है जब टाइम आता है रिजल्ट्स का। सारे हार्ड वर्किंग बच्चे जिन्हें लगा था कि उनका सिलेक्शन तो तय है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है और इसी बात से निराश होकर वो आरटीआई फाइल करते हैं कि हमें हमारी ओएमआर शीट्स देखनी है। इसके बाद सिर्फ ओएमआर शीट्स नहीं खुलती बल्कि अलग अलग परतों में खुलता है एक बड़े ही स्कैम का खुलासा। जब स्टूडेंट्स ओएमआर शीट को अपनी आंसर की से चेक करते हैं तब उन्हें पता पड़ता है कि उनके मार्क्स तो सिलेक्शन क्राइटेरिया से ज़्यादा हैं। तब ये स्टूडेंट्स रिट पिटीशन और पीआईएल के थ्रू पहुंचते हैं वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट ले लेती है इस मामले को अपने अंडर में। वो हायर करती है कमेटी को जो कि रिव्यू करती है ओएमआर शीट्स को। कमेटी की इन्वेस्टिगेशन से पता पड़ता है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी ओएमआर शीट कम्प्लीटली ब्लैंक है उन्हें एग्जाम में सेलेक्ट कर लिया गया है, उन्हें जॉब्स दे दी गई हैं। पर क्यों? इसका पता लगाने के लिए हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करता है सीबीआई और ईडी को कि आप अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन एस्पेक्ट्स भी छुपे हुए थे। सीबीआई का काम होता है ये पता लगाना कि ये सब किसने किया और कैसे किया, वहीं ईडी ये पता लगाती है कि इसमें अगर जो मनी इन्वॉल्व है तो वो गई कहाँ। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस में दो बड़े नाम उभर के आए थे। पहला नाम था पार्थ चैटर्जी जो कि फॉर्मर वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। यही नहीं, ये ममता बनर्जी के राइट हैंड भी होते थे। इसी के साथ उनकी क्लोज एड अर्पिता मुखर्जी का भी नाम सामने आया जिनके घर से काफी सारे कैश और गोल्ड की रिकवरी की गई थी। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हाई कोर्ट इस नतीजे पे आती है कि इस रिक्रूटमेंट को बिल्कुल भी वैलिड नहीं कहा जा सकता है और जितने भी अपॉइंटमेंट हुए उन सबको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पता लगाना कि कौन से रिक्रूटमेंट टेंटेड है और कौन से अनटेंटेड है ये इम्पॉसिबल है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और कुछ अफेक्टेड कैंडिडेट्स इस डिसीजन से अनसेटिस्फाइड थे, इसलिए वो अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट अपने एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर में इस केस को रजिस्टर कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन पे आती है कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस केस में टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स का पता लगाना इम्पॉसिबल है, पर क्या इसकी वजह से स्टूडेंट्स को सफ़र करना चाहिए? अगर सभी रिक्रूटमेंट्स को एक साथ कैंसिल कर दिया जाएगा तो इसका असर एजुकेशन सिस्टम पर क्या पड़ेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि अनटेंटेड टीचर्स तब तक कंटिन्यू करें जब तक फ्रेश रिक्रूटमेंट्स नहीं हो जाते, ताकि स्टूडेंट्स को इससे सफ़र ना करना पड़े। बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हुआ वेस्ट बंगाल एसएससी के साथ और हमारे जुडिशियल सिस्टम ने उसका स्कैम पकड़ लिया, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। आज की वीडियो में हमारे सामने 3 टर्म्स है। पहला था रिट पिटीशन, सेकंड पीआईएल और थर्ड एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो आइए जानते हैं इनके मतलब। सबसे पहले बात करते हैं रिट पिटीशन की। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32 और 226 में हर किसी को ये राइट देता है कि अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट या लीगल राइट हार्म हुआ है तो वो जा सकते हैं कोर्ट के पास। करंट केस में रिट ऑफ सर्शियोरारी का यूज किया गया है जिसके चलते इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को क्वेश कर दिया जा सकता है, यानी कि उसे खारिज कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पीआईएल। जैसा कि हमने रिट पिटीशन में देखा, रिट पिटीशन वही फाइल कर सकता है जिसके राइट्स हार्म हुए हों। वहीं पीआईएल को कोई भी सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकता है अगर वो जो इशू है वो पब्लिक इशू है और वो ऐसा चाहते हैं कि इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए। ओके, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अगर कोई भी पार्टी है, ठीक है, किसी केस की और वो अनहैप्पी है उसकी रूलिंग के साथ, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो किसी हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकती हैं और ऐसे केस में हायर कोर्ट के पास ये पावर होगा कि वो रिव्यू कर सके लोअर कोर्ट के डिसीजन की फेयरनेस को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।